नमस्कार साथियों, मैं सिकंदर खान और आज आपके सामने लेकर आया हूँ इतिहास का मॉडल प्रश्न पत्र। देखिए, जैसा आप सबको पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया है। उस पाठ्यक्रम के अनुसार नया जो पैटर्न है उसी पर आधारित एक मॉडल प्रश्न पत्र है, प्रत्येक विषय का उन्होंने जारी किया है। मेरे पास ये कक्षा 12 इतिहास का प्रश्न पत्र है। इस मॉडल पेपर को मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ और परीक्षा का पैटर्न बता रहा हूँ जो आपको परीक्षा के अंदर काम आएगा। देखिए, ये एक टेबल आपके सामने है। इस टेबल के अंतर्गत आप देख पा रहे हो खंड ए, ब, स, द, य। इसमें जो खंड ए है उसमें प्रश्नों की संख्या होगी 1 से 11 तक। उस 1 से 11 तक प्रश्न में जो पहला प्रश्न है उसमें 1 से 10 प्रश्न है वो ए, ब, स, द के हैं। पहले प्रश्न में 10 प्रश्न ए, ब, स, द के हैं और प्रत्येक एक एक अंक का होगा। अब पहले प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न आएगा तो दूसरे से 11वें तक जो प्रश्न है 10 आगे हो गए। वो पहला प्रश्न में 10 प्रश्न अंदर है ऑब्जेक्टिव के, उस दूसरे से 11वें तक के 10 प्रश्न है वो फिर एक एक नंबर के हैं छोटे। ये टोटल मिला के ये 20 नंबर के प्रश्न होंगे। ठीक है, 20 अंक इनका होगा। खंड ब के अंदर जो बात आएगी उसमें आपको 12 प्रश्न से लेकर 19वें प्रश्न तक प्रश्न मिलेंगे 8 और प्रत्येक प्रश्न उसमें 2-2 अंक का होगा जो 16 अंक निर्धारित करता है। इसी प्रकार जो सेक्शन सी है 20 से 23 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक के 4 होंगे, तो इस प्रकार ये 16 अंक के 4 प्रश्न होंगे। सेक्शन द के अंदर 24, 25 2 क्वेश्चन होंगे और 2 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का होगा। इस प्रकार ये बड़े प्रश्न होंगे और ये 10 अंक के होंगे। लास्ट जो ये खंड है उसके अंदर आपको 26, 27, 28 ये जो प्रश्न है वो 3 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 6-6 अंक का होगा। इस प्रकार ये 18 अंक का प्रश्न होगा। तो बड़े वाला जो ये खंड है वो आपके लिए इस बार एक अलग ही पैटर्न के रूप में जारी आ रहा है, क्योंकि अब तक अथवा के अंदर देखिए 1 प्रश्न मिलता है, 2 प्रश्न मिलते हैं, लेकिन इस बार आपको 26, 27, 28 नंबर का जो प्रश्न है उसमें अथवा में 2-2 यानी 3 प्रश्न मिलेंगे। उनमें से आपको एक प्रश्न करना है। ये यहाँ एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ध्यान रखें 26, 27, 28 यहाँ आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, उनमें से एक प्रश्न करना है। 6 अंक का है और 18 अंक के टोटल होंगे। इस प्रकार ये 80 नंबर का आपका प्रश्न होगा। अब जो इतिहास का मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है उस मॉडल को मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मॉडल के अंदर क्या आंसर होंगे। ठीक है, छोटे प्रश्नों के आंसर मैं आपको बताऊंगा, बाकी के लिए आपको आपकी पुस्तक का सहारा लेना पड़ेगा। मैं छोटे छोटे रूप में उसको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने है वो है तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं। तो तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ह्वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के समय भारत आया था। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल गोदीबाड़ा के अवशेष कहाँ से मिले हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल से विशाल गोदीबाड़ा डॉकयार्ड के अवशेष मिले हैं। तीसरा अपना प्रश्न है राजतरंगिणी के लेखक कौन है। देखिए, राजतरंगिणी है वो कल्हण की रचना है। किसकी रचना है? कल्हण की रचना है। चौथा प्रश्न है निम्न में से कौन हर्षचरित पुस्तक के रचयिता है। हर्षचरित ये पुस्तक लिखी गई है बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, 5वां प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक
ओडिशा में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ? कटक, ओडिशा। 7वां प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? देखिए, बंगाल का विभाजन है वो 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। ठीक है। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया? तो 1919 का अधिनियम था, उसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। 10वां प्रश्न है राजस्थान में 1857 में स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था नसीराबाद में। इस प्रकार ये पहले प्रश्न में 10 प्रश्न होंगे ऐसे देखिए, जो प्रत्येक 1 अंक का होगा। ठीक है। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न, जिनका हमें संक्षिप्त में ही उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न आ रहा है कि मुख्य रूप से किस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है? तो वो प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति, यानी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उसकी विजयों का उल्लेख मिलता है। तीसरा प्रश्न है मौर्य काल में जन कल्याण हेतु सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो वो करवाया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। चौथा प्रश्न है चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के समय में भारत आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। ध्यान रखें, ऊपर जो चंद्रगुप्त है वो मौर्य शासक है, और अब जो हम नाम लिख रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, वो गुप्त वंश का शासक है। ठीक है। 5वां प्रश्न है महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ? तो देखिए ये दुर्ग है कुंभलगढ़। कौन सा है? कुंभलगढ़। 6ठा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए इनके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। 7वां प्रश्न है स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस समाज सुधारक ने किया? तो ये समाज सुधारक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने स्वभाषा, स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी आदि शब्दों का उल्लेख किया था। करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया? ठीक है, देखिए करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, कौन सा आंदोलन है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 अगस्त महीने में दिया था। अब देखिए 9वां जो प्रश्न है उसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, खाली स्थान है। को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। किसको? 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। 10वां प्रश्न है विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह। 11वां प्रश्न है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो इस प्रकार ये 11 तक जो प्रश्न है वो 20 अंक के प्रश्न आपके सामने आए हैं। ठीक है। अब है 12 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का है, ये 8 प्रश्न होंगे। तो 12वां प्रश्न हमारे सामने है वर्तमान में कौन से ऐतिहासिक व साहित्यिक स्रोत न्यायिक साक्ष्य के रूप में मान्य है? देखो न्यायिक साक्ष्य के रूप में मान्य स्रोत है बहियां या वंशावलियां। ठीक है, यानी पुरोहितों द्वारा निर्मित जो वंशावलियां या बहियां हैं वो प्रमाणिक दस्तावेजी न्यायिक साक्ष्य के रूप में काम लिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है चाणक्य के अर्थशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु क्या है? देखिए पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र, लेकिन मूल रूप से ये राजनीति पर आधारित एक रचना है। इसका मुख्य वस्तु है राजनीति। धम्म के प्रतिपादन हेतु अशोक के व्यवहारिक उपायों को बताइए। देखिए धम्म के
प्रतिपादन के लिए अशोक ने अहिंसा, ठीक है, किसका, अहिंसा, सहिष्णुता, ठीक है, लोक कल्याण आदि पर बल दिया था। किस पर बल दिया, सहिष्णुता, अहिंसा, लोक कल्याण पर बल दिया था। 15वां प्रश्न है, यदि आप खानवा युद्ध में राणा सांगा के स्थान पर होते तो किन त्रुटियों से बचने का प्रयास करते। देखिए, यदि हम सांगा के स्थान पर होते तो हम बाबर को जब बयाना के युद्ध में हराया था, बाबर की सेना को, तो उसे तैयारी करने का बाद में मौका नहीं देते। दूसरा, हम हाथी पर सवार नहीं होते, ये गलतियां हम नहीं करते। 16वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के धार्मिक सुधारों के प्रयासों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए, राजा राम मोहन राय ने धार्मिक सुधारों के रूप में एकेश्वरवाद पर बल दिया, धार्मिक सहिष्णुता का प्रसार किया, अंधविश्वासों पर उन्होंने चोट किया, उनको नकार दिया। 17वां प्रश्न है, मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कब किया गया। देखिए, मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय शंकर राय समिति की सिफारिश पर 15 मई को किया गया, 15 मई 1948, ठीक है। शंकर राय देश समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय 15 मई 1948 को कर दिया गया था, ठीक है। 18वां प्रश्न है, आप कैसे कह सकते हैं कि राजस्थान में 1857 के संग्राम में यदि देशी रियासतों के शासकों का सहयोग होता तो परिणाम भिन्न होता। देखिए, बात अक्सर से सही है, क्योंकि इन्हीं देशी रियासतों ने ही इस क्रांति को रोकने का प्रयास और प्रमुखता से काम किया था, और ये बात अंग्रेजों के वक्तव्यों से भी साबित होती है। यदि वो क्रांतिकारियों के साथ होते तो उनकी मजबूती और हो जाती, तो परिणाम अलग हो सकते थे। 19वां प्रश्न है, यदि आप विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार और विष्णु ध्वज देखना चाहते हैं तो आप कौन से स्थानों का भ्रमण करेंगे। देखिए, विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी गई है कुंभलगढ़ के दुर्ग की, ठीक है। कुंभलगढ़ के दुर्ग की जो 4 दीवारी दीवार है वो लगभग 36 किलोमीटर है, ठीक है, जो चीन की दीवार के बाद दूसरी लंबी दीवार मानी गई है। और जहाँ विष्णु ध्वजगढ़ है वो है महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के अंदर ये बनाया था। तो इसका मतलब हमें कहाँ कहाँ का भ्रमण करना पड़ेगा, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ का भ्रमण करना पड़ेगा। तो ये 19 प्रश्न थे, ठीक है। अब है 20 से 23 प्रश्न, 4, 20, 21, 22, 23, और ये जो प्रश्न है वो आपको 60 शब्दों में उत्तर देने हैं। मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि सभी पूरा उत्तर देना यहाँ संभव नहीं है। देखिए, 20वां प्रश्न है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन की उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो स्वच्छता के लिए आज भी प्रासंगिक है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर है वो शतरंज पट की भांति बने थे, ठीक है। सड़कें बिल्कुल समकोण पर काटती थी, सीधी सड़कें थी, नाली की व्यवस्था थी, चौड़ी भी सड़कें थी, और मकान के दरवाजे गलियों की ओर खुलते थे, नालियां पक्की थी, और नालियों के अंदर जगह जगह गड्ढे थे, जिसके अंदर नाली में कचरा गड्ढे में भर जाता था तो नालियां सीधी बहती रहती थी, रुकती नहीं थी, और कचरा इकट्ठा करने की जगह जगह पात्र। इस प्रकार वो स्वच्छता आज भी महत्वपूर्ण काम या मायने रखती है। इसी के रूप में यहाँ जो प्रश्न देख रहे हैं ये हमें 4-4 अंक के मिलेंगे और हमें अथवा के रूप में मिलेंगे। दूसरा, इसी में थोड़ा सा हम बता रहे हैं सिंधु कालीन सभ्यता के धार्मिक जीवन की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए जो आज भी प्रचलित। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो धार्मिक उपलब्धि है वो आज भी, यानी मात्र सत्तात्मक परिवार था जो मात्र देवी की मृण मूर्तियों का उल्लेख करता था। उसी प्रकार आज कई देवियाँ उनकी पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है। इसी प्रकार पीपल पूजा या अन्य वृक्ष पूजा आज भी प्रचलित है। इसी प्रकार पशु पूजा आज भी प्रचलित है। स्वास्तिक है वो उस वक्त की देन है जो आज भी चली आ रही है। इस प्रकार धार्मिक जीवन आज भी उसी रूप से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है तराइन, ठीक है। देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के प्रमुख कारण क्या रहे। देखिए, पृथ्वीराज चौहान है वो एक
अदूरदर्शी व्यक्ति था और उसमें कूटनीति का अभाव था। ठीक है, दूरदर्शी था और कूटनीति का अभाव उसकी पराजय के कारण बढ़े। और ट्राइन के प्रथम युद्ध में जब गोरी हार गया था तो उसने भागने का तैयारी करने का मौका पृथ्वीराज चौहान ने दिया, ये उसकी गलती थी। दूसरी बात, उसने अपने पड़ोसी राज्यों का सहयोग लेने का कभी प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनसे उसने हमेशा शत्रुता बनाए रखी थी। ये उसकी हार के कुछ कारणों में शामिल रहे हैं। पृथ्वीराज राजसो के अनुसार जयचंद्र और पृथ्वीराज के मध्य संघर्ष के कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए, चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज राजसो, उसके अनुसार हम देखें तो जयचंद है वो कन्नौज के शासक थे और उनकी पुत्री संयोगिता का पृथ्वीराज के साथ प्रेम प्रसंग था और जयचंद इस बात से नाराज था। तो जयचंद ने पृथ्वीराज संयोगिता का स्वयंवर रचा, पृथ्वीराज को इसमें अपमानित करने का प्रयास किया, लेकिन पृथ्वीराज ने संयोगिता का हरण करके विवाह कर लिया और इसी कारण जयचंद और पृथ्वीराज के बीच संघर्ष खड़ा हो गया था। अर्जुन लाल शेट्टी ने क्रांतिकारी गतिविधियों में किस प्रकार योगदान दिया? देखिए, अर्जुन लाल शेट्टी है वो राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों के अंदर हुए हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वर्धमान विद्यापीठ की स्थापना की थी और उस के माध्यम से उन्होंने क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया। साथ ही साथ जब 12 दिसंबर 1912 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंका गया था, उसमें भी अर्जुन लाल शेट्टी शामिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा काकोरी कांड के मुख्य आरोपी जो अशफाकुल्ला खान थे, उनको अर्जुन लाल शेट्टी ने राजस्थान में छुपाने में योगदान दिया था। और आरा हत्याकांड और दिल्ली षड्यंत्र के आरोप में वे नज़रबंद भी रहे थे। असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय रूप से भूमिका निभाई थी। इस प्रकार क्रांतिकारी गतिविधियों में वो शामिल रहे थे। गोविंद गुरु ने भीलों के सामाजिक और नैतिक उत्थान में किस प्रकार योगदान दिया? देखिए, गोविंद गुरु ने भीलों के सामाजिक नैतिक उत्थान के लिए उनको एकजुट करने का प्रयास किया। उन्होंने संप सभा की स्थापना की, भगत आंदोलन के रूप में उन्होंने आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उनकी कुरीतियों को दूर करने, उनमें एकता स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया था। 1857 की क्रांति के मुख्य परिणामों को स्पष्ट कीजिए। देखिए, 1857 की क्रांति का मुख्य परिणाम तो ये हुआ कि वो क्रांति समय से पहले शुरू होने के कारण असफल हो गई और भारत का शासन है वो अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर। और भारत में जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो अब वाइसराय के रूप में परिवर्तित हो गया, ऐसे वाइसराय कहा जाने लगा। साथ ही लेकिन इस क्रांति का परिणाम ये भी रहा कि इन क्रांति ने लोगों के अंदर विरोध करने की प्रवृत्ति भर दी थी। भारतीय सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का विरोध 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था, स्पष्ट कीजिए। देखिए, भारतीय सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का विरोध किया था। कारण ये था कि चर्बी वाले कारतूस है वो काम में लेने से पहले दांतों से काटने पड़ते थे और ये गाय और सूअर की चर्बी से बने थे। इस कारण हिंदू और मुसलमान दोनों की भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं आहत हुई और ये क्रांति का तात्कालिक कारण बन गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। तो ये प्रश्न हुए अपने स खंड के। अब है खंड द। इसमें आपको भारत के और राजस्थान के मानचित्रों की आवश्यकता पड़ेगी और उन क्षेत्रों को आपको दर्शाना पड़ेगा जो क्षेत्र आपसे दिए जाएंगे। इसमें देखिए, आप खास ध्यान रखें, एक तो अपनी किताब के अंदर आए हुए जो सभ्यता स्थल है उन स्थलों की लोकेशन ध्यान में रखें और साथ ही साथ दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास जैसे ये मेन क्षेत्र हैं जो महानगर हैं उनकी लोकेशन ध्यान रखें और साथ ही साथ जो 1857 की क्रांति से केंद्र रहे हैं ऐसे क्षेत्रों के बारे में आप विशेष रूप से ध्यान रखें, आपको इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये आपके 24 और 25 जो प्रश्न हैं वो आपको मैप भरने के रूप में सामने आएंगे। और लास्ट वाला प्रश्न है जो यह खंड में दिया गया 5वां खंड है,
उस खंड के अंदर आपको 26, 27, 28 ये 3 प्रश्न मिलेंगे। उन प्रश्न के अंदर आपको प्रत्येक में 3-3 ऑप्शन है या अथवा में प्रश्न मिलेंगे, आपको उनमें से किसी एक का उत्तर देना है। जैसे यहाँ पहला दे रखा है, गुप्तकालीन कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में हुई उन्नति का वर्णन कीजिए, या चोलकालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए, चोलकालीन कला व साहित्य का विवेचन कीजिए। इनमें जो भी आपको अच्छा लगे वो आप एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। 27वें प्रश्न के अंदर प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य का उल्लेख करो। इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावलियों का महत्व लिखिए, या इतिहास की जानकारी में पुरातात्विक स्रोतों का महत्व लिखिए। कोई भी एक प्रश्न आप अटेम्प्ट कीजिए। 28वां प्रश्न है जो लास्ट होगा, राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधारों का वर्णन कीजिए, या स्वामी दयानंद एवं आर्य समाज के कार्यों का वर्णन कीजिए, और अथवा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आज़ाद हिंद फौज के योगदान का वर्णन कीजिए। इस प्रकार देखिए आपको लास्ट के जो बड़े प्रश्न हैं वो काफ़ी मददगार साबित होंगे अच्छे अंक लाने में। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको ऑप्शन के रूप में अथवा के रूप में 3 में से एक प्रश्न का चुनाव करने का मौका मिलेगा। तो धन्यवाद साथियों, इसी के साथ आप इससे जुड़े रहें और इसमें ध्यान से नज़र लगाएं और अच्छे अंक प्राप्ति के लिए प्रयास करें।